Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद परवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग कंप्लीटली इंटेंशनली कॉन्शियसली और वॉचफुली फोकस कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को इस पोइम को अच्छे से कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, प्रॉपर इसको समझना चाहते हो, और उसके बाद स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कमेंट्स करना आपका राइट है जिससे वीडियो मेकर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वीडियो मेकर को आपके डाउट्स का पता लगता है और आपके डाउट्स सॉल्व हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं। और स्टूडेंट्स इन द सीरीज दिस पोएम इज़ द लास्ट पोएम, उसके बाद पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट पोएम है 11th क्लास की जो पोइट्री सेक्शन का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है। द टाइटल ऑफ दिस पोएम फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। स्टूडेंट्स जैसे कि टाइटल से कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो रहा है कि फादर टू सन, पिता और पुत्र का जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस होने वाला है। इसको लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग्स जो है स्टूडेंट्स वो एक फीमेल पोइट है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि पोइट एक जो है ड्यूल जेंडर है, कॉमन जेंडर स्टूडेंट्स, इसमें मेल और फीमेल दोनों को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए एक स्पेशल वर्ड है इंग्लिश में पोइटेस, तो हम पोइटेस वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये लिखा गया एक पोइटेस के द्वारा, इसका नाम है स्टूडेंट्स एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो अब इसको मैं ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बिल्कुल नहीं कह सकता क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें फादर और सन जो है दो मेन कैरेक्टर है, लेकिन जो इसके क्रिएटर है वो पोइटेस है। तो पोइटेस एक फादर का जो पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो ये नहीं है, वो फादर का रोल कैसे प्ले कर सकती है। सो स्टूडेंट्स वो मदर का कैरेक्टर तो प्ले कर सकती है, इसलिए इसमें किसी डिफरेंट कैरेक्टर पर ये जो पोएम है पिक्चराइज की गई है। ये एलिजाबेथ जेनिंग्स का भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। और स्टूडेंट्स तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पर्टिकुलर फादर और सन को लेकर ये पोएम नहीं लिखी गई है। स्टूडेंट्स ये पोएम एक यूनिवर्सल अपील है, यूनिवर्सल रिक्वेस्ट है, ये जनरेशन गैप को लेकर बनाई गई है स्टूडेंट्स। और ये ऑल ओवर जो भी यूनिवर्सल लेवल पर जितने फादर्स और सन्स हैं उनके इन बिटवीन जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके रिलेशन को लेकर इस पोएम को पिक्चराइज किया गया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएम के बारे में, जिससे आपको ये पता लग सके स्टूडेंट्स की ऑन विच थीम दिस पोएम इज बेस्ड। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम ब्रिंग्स आउट, दिस पोएम ब्रिंग्स आउट द एग्नी। एग्नी का मतलब होता है स्टूडेंट्स व्यथा, पीड़ा ऑफ ए फादर। यह पोएम जो है स्पष्ट करती है एग्नी पीड़ा ऑफ ए फादर, एक पिता की, हु हैज़ लॉस्ट ऑल किनशिप। किनशिप का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिश्ते संबंध, जो अपने सभी रिश्ते खो चुका है विद हिज सन, अपने पुत्र के साथ। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स इस कविता में एक पिता है जो अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है, उसने अपने सारे जो किनशिप जो रिश्ते हैं संबंध है वो लॉस्ट खो दिए हैं जो उसके पुत्र के साथ उसके थे। द सन इज नाउ ग्रोन अप, लड़का जो है बड़ा हो गया है। ही लाइव्स इन हिज ओन वर्ल्ड, उसने अपना अलग संसार बसा लिया, यानी कि अपने फादर से वो एक इमोशनल पार्ट पर अलग हो गया है। ही हैज़ नो फीलिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप विद हिज फादर, यानी कि ही हैज़ नो फीलिंग, उसके पास कोई भावना नहीं बची है, ऑफ एनी रिलेशनशिप, किसी भी संबंध की, यानी कि उसने अपने पिता से अपना रिश्ता पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है। वो अपने पिता की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है और इनर पार्ट पर एक फीलिंग के पार्ट पर स्टूडेंट्स वो अपने फादर से बिल्कुल सेपरेट हो गया है। द फादर बिटरली फील्स द पैंग्स ऑफ दिस इमोशनल सेपरेशन, फादर जो बिटरली बड़ी कड़वाहट के साथ महसूस करता है। द पैंग्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कष्ट को, दर्द को, तकलीफ को, ऑफ दिस इमोशनल सेपरेशन। ये जो इमोशनल सेपरेशन हुआ, ये जो एक भावनात्मक रूप से जो जुदाई हुई है दोनों की, फादर और सन की, उसको फादर जो बड़ी कड़वाहट के साथ महसूस करता है, काफ़ी दुख महसूस करता है इस चीज़ का। द पोइम हैज़ ए यूनिवर्सल अपील, जैसे स्टूडेंट्स मैंने पहले डिस्कस किया कि ये पोइम जो एक यूनिवर्सल अपील है, यूनिवर्सल रिक्वेस्ट है। ये किसी पर्टिकुलर फादर सन को लेकर नहीं बनाई गई है, ये ऑल ओवर यूनिवर्सल लेवल पर फादर्स और सन्स के इन बिटवीन जो रिलेशन होता है उसको लेकर बनाई गई है कि क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्या कन्फ्लिक्शन होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो ओल्ड जनरेशन है और जो न्यू जनरेशन है उसमें थिंकिंग को लेकर, थॉट प्रोसेस को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर काफ़ी कन्फ्लिक्शन रहता है, काफ़ी उनमें मनमुटाव रहता है। जैसे कि स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स हैं, फादर, मदर, अंकल, आंट, अब जैसे कि हमारी उनके साथ जो थॉट्स है वो बहुत कम मिल पाती है, हमारी थिंकिंग बहुत कम मैच कर पाती है, क्योंकि उनके टाइम पर जो चीज़ें कुछ सही थी या फिर कुछ चीज़ें गलत थी, वो हमारे टाइम पर जो उनके टाइम पर वो गलत थी, हमारे टाइम पर सोसाइटी में वो चीज़ें सही हो गई हैं और ये सही चीज़ें अब उनसे डाइजेस्ट नहीं होती है, वो उनको
टॉलरेट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिससे कि जो एक कंट्रास्ट हो जाता है थिंकिंग के अंदर, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन की जो थिंकिंग उसमें कंट्रास्ट बन जाता है स्टूडेंट्स। तो उस कंट्रास्ट को लेकर, उस जनरेशन गैप को लेकर इस पोइम को क्रिएट किया गया है कि किस प्रकार से ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन का किस प्रकार से थिंकिंग में कंट्रास्ट होता है। तो फादर और सन को इसमें इंपॉर्टेंट जो रोल दिया गया है इस पोइम को पिक्चराइज करने के लिए। द एग्नी ऑफ द फादर, यानी कि पिता की जो पीड़ा है, जो कष्ट है इन दिस पोइम, इस कविता में, इज द एग्नी ऑफ ऑल फादर्स, वो सभी पिताओं की पीड़ा है। यानी कि मैंने जैसे कहा कि कोई पर्टिकुलर नहीं है, इसमें एक फादर सभी फादर्स को इंडिकेट करता है, एक सन जो है सभी सन्स को इंडिकेट करता है। तो ये जो पीड़ा है सभी फादर्स की है स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टैंजा पर। So students, before starting first stanza, we need to understand some of these most important lines which I have found out from the first stanza. So students, स्टैंजा फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने इस फर्स्ट स्टैंजा में से आपकी एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइंस जो यहाँ फाइंड आउट किए, ताकि ये लाइंस, ये कोटेशंस आपको समझ आएँ, और इनको समझने के बाद फर्स्ट स्टैंजा की जो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाए स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट स्टैंजा में किस चीज़ को नोटिस किया गया है, उसमें क्या हेडिंग बनता है, क्या डिस्कस होने वाला है फादर और सन के बीच? नो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि फादर और सन में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फीलिंग के पार्ट पर, हार्ट के पार्ट पर, उनके जो इनर पार्ट पर कोई उनके अंदर एक कॉमन लिंक नहीं रहा है, किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, तो उस पर डिस्कस हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने फाइंड आउट किया, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, ये जो है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है। जनरेशन गैप, जैसे मैंने कहा कि इसमें जनरेशन गैप को दिखाया गया है कि फादर की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है वो ओल्ड हो जाती है, और जो उसका सन है वो न्यू जनरेशन का होता है। तो उसमें काफ़ी जो विचारधाराओं में डिफरेंस आ जाता है, डिसीजन में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। जो फादर मदर के जो डिसीजन होते हैं वो उनके जो सन्स होते हैं उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपने फादर मदर पर ब्लाइंडली फेथ करते हैं, ब्लाइंडली अटैच होते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है, जो डिसीजंस होते हैं। लेकिन जैसे ही हम ग्रो अप हो जाते हैं, हमारी अपनी थिंकिंग हो जाती है और हम डिसीजन मेकिंग पावर में स्ट्रांग हो जाते हैं, तो फिर हम अपने पेरेंट्स के डिसीजन को, पेरेंट्स के सजेशन को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। बहुत गलत चीज़ है। हमें ये मानता हूँ कि जनरेशन गैप आने के बाद हमारी जो टाइम पर जो चीज़ें सही हैं, उनके टाइम पर जो चीज़ें गलत थी, डिफरेंस आ जाता है। लेकिन फिर भी हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट देना चाहिए, कुछ हद तक उनकी एडवाइस को मानना चाहिए स्टूडेंट्स। नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फादर एंड सन, सेकेंड लाइन में कहा गया कि फादर और सन के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझ नहीं रही है। अंडर सेम रूफ, वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी दोनों की विचारधाराएं काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं स्टूडेंट्स। स्टिल नोज नथिंग अबाउट हिज सन, स्टिल फिर भी नोज जानता, नथिंग कुछ नहीं अबाउट हिज सन, यानी कि फादर कहता है कि मैं अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानता। यानी कि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, इतना अच्छे से पालन पोषण किया, अपनी ज़िंदगी की कमाई उस पर लगाई ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके, पढ़ लिख सके और अपनी लाइफ को ब्राइट कर सके, हर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की। लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो थॉट प्रोसेस, थिंकिंग है, उनमें इतना बड़ा कंट्रास्ट आ गया है। इसलिए फादर कहता है गुस्से में कि मैं उसको नहीं जानता कि वो किस प्रकार का बच्चा है, किस प्रकार का वो है। वॉन्ट्स टू बिल्ड रिलेशनशिप विद हिज सन, लेकिन फादर ही होता है स्टूडेंट्स। देखिए, फादर की जो सेंसेशन होती है, लव ऑफ फादर फॉर हिज सन, से हम उसको इंडिकेट करते हैं। तो वॉन्ट्स टू बिल्ड रिलेशनशिप विद सन, पिता अब भी चाहता है कि वो अपने पुत्र के साथ वही संबंध रखे जो कि जब वो बच्चा था तब वो उसको बहुत सारा स्नेह और अफेक्शन उसको देता था। थिंक्स ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ हिज सन, यानी कि वो सोचता है ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ हिज सन, अपने बचपन, यानी कि वो स्टूडेंट्स अपने बच्चे के बचपन के बारे में सोचता है। जब उसका बच्चा अपनी चाइल्डहुड अवस्था में था तो अपने फादर पर वो कितना ब्लाइंड फेथ करता था, कितना उस पर ब्लाइंडली अटैच होता था उसके डिसीजंस को लेकर। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें जो फादर है वो यही चाहता है कि वो उसका संबंध ऐसा ही रहे अपने बच्चे के साथ जैसा जब वो बचपन की अवस्था में था तब उसके बच्चे के साथ था। तो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं स्टैंजा फर्स्ट पर। आई होप दैट आपको ये समझ आ गया होगा कंप्लीटली। अब इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, अब इसमें आई किसको इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स? फादर को। फादर कहता है कि आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझता हूँ किसी प्रकार से, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ ये बच्चा बिल्कुल नहीं सोचता है, मेरे डिसीजंस के अगेंस्ट रहता है हमेशा, तो इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं समझता। दो हालांकि वी हैव लिव्ड टुगेदर इन द सेम हाउस, हालांकि हम एक ही घर में लंबे समय तक रहे हैं, 4 years लंबे समय तक रहे हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, नथिंग ऑफ हिम, उसके बारे में, यानी कि आई नो नथिंग ऑफ हिम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि वो मेरा पुत्र है, ये बात सही है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि वो मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करता है। यानी कि वो मुझसे बहुत डिफरेंट होगा, जैसे मैंने चाहा था, जिस प्रकार से मैंने उसका ब्रिंगअप किया था, पालन पोषण किया था, तो उसके वो बिल्कुल ही अगेंस्ट चला गया। इसलिए मैं अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानता कि वो किस प्रकार का है। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम
हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। लेकिन अब पिता अब भी चाहता है, ट्राई कोशिश करता है टू बिल्ड अप बनाने की रिलेशन संबंध फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, यानी कि अपने बच्चे के साथ वो वैसे ही संबंध रखना चाहता है जैसा जब उसका बच्चा वो अपनी बाल्यावस्था में था, जब वो बच्चा था। तो जब वो बच्चा था स्टूडेंट्स, तो वो अपने पिता को फॉलो करता था, उसकी हर बात को मानता था। तो पिता चाहता है कि मेरे अपने पुत्र के साथ रिश्ते वैसे ही रहें जैसे कि जब वो बच्चा था, जब रिश्ते थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। फिर भी कोई डाउट है तो इट्स योर ऑन राइट टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल से विद अश्योरेंस दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट टाइम स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइम स्कीम बताइएगा। इसमें देखिए राइम स्कीम क्या होता है स्टूडेंट्स। राइम स्कीम वो प्रोसेस होती है स्टूडेंट जिसमें एक पोइम को लिखा जाता है, एक पोइम की रचना की जाती है, यानी कि जो रिदम होता है किस लय में पोइम को लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स ये बात नोटिस कीजिएगा, यदि आपके फाइनल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइम स्कीम आप बताइए कि इसमें किस प्रकार की राइम स्कीम यूज की गई है, तो आपको किस प्रकार से इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले नोटिस कीजिएगा, इसमें 6 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। सो स्टूडेंट 6 लाइन यानी कि 3 कपलेट्स हो गए हमारे पास। तो 3 कपलेट्स यानी कि 3 दोहे। तो स्टूडेंट्स जो कपलेट होता है वो 2 लाइन से एक कपलेट बनता है, 6 लाइन से इट मीन्स 3 कपलेट्स यहाँ पर बन गए। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, फर्स्ट कपलेट का जो फर्स्ट लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है, अब उसका जो रिदम होता है, जो उसका राइम स्कीम होती है, जो उसका साउंड होता है, जो उसकी लय होती है, उसके अकॉर्डिंग से राइम स्कीम बनती है। और राइम स्कीम के लिए हम ABC लेटर्स चुनते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा अब जो ये साउंड है चाइल्ड, अब इसको बोलते समय जो साउंड आ रही है चाइल्ड, तो देखिएगा कि सेकंड लाइन से मैच होता है कि नहीं होता है। नाउ देखिएगा चाइल्ड और नाउ दोनों का जो साउंड डिफरेंट है, इसलिए इसको हम स्टार्टिंग वाले को ए से इंडिकेट करेंगे, लेकिन इसको ए नहीं मान सकते क्योंकि डिफरेंट साउंड है। उसके बाद नाउ नाउ नाउ, ये दोनों सेम साउंड है इसलिए ये ए से डिफरेंट है। उसके बाद बिल्ड, यानी कि इसमें लिखा गया है चाइल्ड बिल्ड, तो देखिएगा आप चाइल्ड और बिल्ड सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी ए लिखा जाएगा और इसको भी हम ए से इंडिकेट करेंगे। अब उसके बाद देखिएगा हाउ स्मॉल, अब ये जो स्मॉल लिखेगा स्टूडेंट्स, ये जो चाइल्ड है बिल्ड है इसी से रिलेट इसका साउंड, क्योंकि इससे बहुत डिफरेंट है, तो इसको भी हम ए से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए नाउ एंड नो एंड हाउ, अब तीनों का साउंड सेम यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको इसलिए हम यहाँ बी से इंडिकेट करेंगे। यदि इनमें से साउंड ए की भी डिफरेंट होती है तो उसको हम सी से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये दोनों तीनों साउंड सेम है तो ए से इंडिकेट की, और ये तीनों साउंड सेम है तो बी से इंडिकेट किया गया। तो अब इसका जो राइम स्कीम स्टूडेंट्स वो क्या बना देखिएगा, फर्स्ट ए बी बी, फिर से ए बी ए, तो ये राइम स्कीम बनती है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स में 4 स्टैंजाज है इस पोएम के अंदर, और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ 2 स्टैंजाज पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें हम जो नेक्स्ट 2 स्टैंजाज उन पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और इस पोएम में जितने भी स्टैंजाज है, जो 4 स्टैंजाज हैं, उन 4 स्टैंजाज में सभी के अंदर यही राइम स्कीम बनती है स्टूडेंट्स, ABB। ओके, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट है आप शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चंस आंसर्स पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोइट, यानी कि पोएम का नाम बताना है स्टूडेंट्स आपको और पोइट का नाम बताना है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करना स्टूडेंट्स। मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार करूंगा। अभी सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। हु डज दिस वर्ड, नहीं स्टूडेंट्स दिस चाइल्ड है, रेफर टू, यानी कि दिस चाइल्ड, ये जो 2 शब्द स्टूडेंट्स ये किसको रेफर करते हैं। आंसर देखिएगा, द चाइल्ड रेफर्स टू द सन हु इज नाउ ग्रोन अप, यानी कि द चाइल्ड जो ये शब्द है ये रेफर्स करते हैं, संबोधित करते हैं द सन पुत्र को, हु इज नाउ ग्रोन अप जो कि अब बड़ा हो चुका है। क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं स्टूडेंट्स, हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस, हाउ लॉन्ग, कौन रह चुका है सेम घर में, हाउ लॉन्ग, कितने समय से रहा है। आंसर देखिएगा, द फादर एंड द सन हैव लिव्ड इन द सेम हाउस, पिता और पुत्र सेम घर में रह चुके हैं 4 ईयर्स, सालों से। फोर्थ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन आई नो नथिंग ऑफ हिम, यानी कि एक्सप्लेन कीजिएगा आई नो मैं जानता हूं नथिंग कुछ भी नहीं, ऑफ हिम उसके बारे में। आंसर देखिएगा, द फादर एंड द सन, पिता और पुत्र, हैव बिकम बन चुके हैं कंप्लीट स्ट्रेंजर टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी बन चुके हैं। कंप्लीट साइलेंस सराउंड्स देम, उनके आसपास इर्द गिर्द पूरी तरह से खामोशी शांति रहती है। When they are in each other's presence, जब वे एक दूसरे के पास होते हैं, उपस्थित होते हैं, तब भी वो बहुत खामोश रहते हैं क्योंकि उनके बीच में बातचीत बहुत कम होती है स्टूडेंट्स, यानी कि वो अजनबियों की तरह है। यानी कि जब हम किसी स्ट्रेंज पर्सन से बात करते हैं तो हमारे फेस पर स्माइल आ ही जाती है, लेकिन वो पिता और पुत्र दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता हो गया है, एक इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जब वो बात करते हैं तो वो अजनबियों से भी ज़्यादा अजनबी दिखाई देते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन लेस होकर बात करते हैं, फेस पर कोई एक्सप्रेशन
क्वेश्चन ही नहीं आता है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, द फादर सेज, पिता कहता है, दैट कि ही नोज, वो जानता है, नथिंग, कुछ भी नहीं, ऑफ हिज, अपने पुत्र के बारे में। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज ही वांट टू बिल्ड अप, किस प्रकार का रिश्ता जो है पिता अपने पुत्र से रखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अप द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप एज ही यूज टू हैव व्हेन हिज सन वॉज अ लिटिल चाइल्ड, यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि पिता चाहता अपने बच्चे से वही रिश्ता रखना जब उसका बच्चा एक्चुअल में ही बच्चा था, अपनी बाल्यावस्था में था, तब पिता और पुत्र का जो रिश्ता था वही रिश्ता अब पिता चाहता है कि बड़ा होने के बाद ही बच्चे के साथ उसका रहे। तो आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड स्टैंजा पर। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड स्टैंजा वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इंपॉर्टेंट लाइन्स विच आई हैव फाउंड आउट फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा। अब देखिएगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इस जो सेकंड स्टैंजा में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसमें डिस्कस होने वाला है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो बातचीत दोनों के बीच में पिता और पुत्र में बहुत ही कम होती है, बहुत रेयरली होती है तो एक दूसरे से वो अजनबियों की तरह वो व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट लाइन, ब्रिंग्स अप चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज विशेज, यानी कि पिता ने अपने बच्चे को इस प्रकार का वातावरण दिया है और अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग, अपने विशेज के अकॉर्डिंग उसको बनाया है, यानी कि उसको इस प्रकार का अच्छा इंसान बनाने की उसने कोशिश की है। बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स, फिर भी वो व्यवहार करता है अपने पिता से अजनबियों की तरह। हैव नथिंग इन कॉमन, दोनों के बीच में कोई चीज़ साझा नहीं रही है, कोई चीज़ कॉमन नहीं रही है। हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन टू जनरेशन, जैसे मैंने कहा कि इस पोइम के अंदर टू जनरेशंस के इन बिटवीन डिफरेंस को हाईलाइट किया गया है। ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन में जो गैप आ गया स्टूडेंट्स, उसको इसमें हाईलाइट किया गया है। शेयर नो लव, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए कोई उनके बीच में अफेक्शन नहीं रहा है, कोई स्नेह भाव नहीं रहा है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि जो सन है स्टूडेंट्स वो पूरी तरह से अपने फादर की जो विशेज है उनके अगेंस्ट है, उनसे डिफरेंट है बिल्कुल। तो देखिएगा सेकंड स्टेंजा, येट हैव आई किल्ड, देखिए जो लाइन लिखी गई स्टूडेंट्स, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको मैं हाइड भी कर सकता था, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी था कि आपको समझ आ सके। येट हैव आई किल्ड, फिर भी हैव आई किल्ड, क्या मैं मार चुका हूँ, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स क्या मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। द सीड, स्टूडेंट्स सीड यहाँ पर कोई लिटरल बीज को इंडिकेट नहीं कर रहा है, सीड का मतलब यहाँ पर है ऑल द हार्ड वर्क्स, ऑल द एफर्ट्स द फादर हैड टू डू ब्रिंग अप हिज चाइल्ड, यानी कि वो सारी मेहनत जो पिता ने, वो सारे एफर्ट्स जो पिता ने अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए किए हैं। आई स्पेंट और सोन, स्पेंट का मतलब खर्च करना, क्या वो सब व्यर्थ हो गए हैं, और सोन इट वेयर, सोन मतलब होता है बोना। इसको सीड को स्टूडेंट्स आप एक्चुअल बीज भी मानकर चल सकते हो, जैसे कि हम ज़मीन के अंदर बीज को जो है स्कैटर कर देते हैं और जब हमको पता लगता है कि ये ज़मीन किसी और की थी तो हमको काफ़ी पेन फील होता है, काफ़ी व्यथा फील होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ है कि इसने अपने बच्चे का पालन पोषण किया और बहुत एफर्ट्स उसने ज़िंदगी में संघर्ष किया अपने बच्चे का अच्छे पालन पोषण के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए, लेकिन जब उसको बाद में पता चलता है कि उसका बच्चा उसके विचारों के बिल्कुल अगेंस्ट है, वो उसकी बिल्कुल जो उसकी थिंकिंग है उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है, उससे बिल्कुल टोटली वो अगेंस्ट है उन सब चीज़ों के, तो उसको काफ़ी व्यथा पीड़ा फील होती है स्टूडेंट्स। द लैंड इज हिज एंड नॉट ऑफ माइंड, यहाँ लैंड इंडिकेट करता है स्टूडेंट, सिग्निफाई करता है चाइल्ड्स माइंड को, बच्चे के माइंड को, और यू कैन से दैट आप लाइफ को भी कह सकते हो, लाइफ को भी इंडिकेट करता है और चाइल्ड्स माइंड को भी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइंड, यानी कि जो उस बच्चे का दिमाग है, जो उस बच्चे की लाइफ वो सिर्फ उसी की है, उसके पिता का उसकी लाइफ पर कोई अधिकार नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने पिता की कोई बात सुनता नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, यानी कि हम बातें करते हैं एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स की तरह, अजनबी की तरह, देयर इज नो साइन, कोई चिन्ह नहीं बचा है अंडरस्टैंडिंग का इन द एयर। एयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिटवीन, पिता और पुत्र के बीच में कोई भी एक अंडरस्टैंडिंग का साइन नहीं बचा है, वो पूरी तरह से एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए स्टूडेंट्स। अब देखिएगा इसमें लाइक यूज किया गया है, यदि इसमें क्वेश्चन पुट किया जाए आपसे फाइनल पेपर में, क्या बताइए इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच होता है अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है, पोएटिक डिवाइस पूछा जा सकता है, लिटरेरी डिवाइस। ये फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस तीनों सेम ही होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिएगा लाइक जो वर्ड यूज किया गया, जहाँ पर एज और लाइक यूज होता है वहाँ स्टूडेंट्स सिमिली होता है, यानी कि सिमिली हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज किया जाता है। सिमिली का अर्थ यहाँ पर ये होगा स्टूडेंट्स, इसमें एक कंपैरिजन किया गया है, यानी तुलना की गई इसके अंदर, एक उपमा अलंकार भी आप जिसको बोल सकते हो। जैसे कि अब यहाँ लिखा जाए, ये लिखा हुआ है लाइक, तो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, यानी कि पिता और पुत्र का कंपैरिजन किससे किया गया है, अजनबियों से कंपैरिजन किया गया, वो दोनों अजनबियों की तरह ट्रीट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर ये हमारा सिमिली यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो गया स्टूडेंट्स, ऑलराइट। उसके बाद देखिए आगे,
दिस चाइल्ड इज़ बिल्ड टू माई डिज़ाइन। पिता कहता है कि इस बच्चे को मेरे डिज़ायर के हिसाब से, मेरे ड्रीम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, यानी कि जैसा उसने चाहा था, जैसे संस्कार उसने दिए उसको, जैसा उसने उसको एटमॉस्फेयर दिया है, और जो उसके एटिकेट हैं, जो नॉर्म्स हैं, कंडक्ट, यू कैन से दैट टेक्स्ट जो उसके पास हैं, वो सब उसने अपने बच्चे के अंदर एक जेनेटिक रूप से उसने पाए हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी उसका बच्चा अपने पिता से पूरी तरह से डिफरेंट है। जैसे कि स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं, हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग, अपनी विशेष के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट निकला है वो हमारी जो विशेष थी उनके बिल्कुल अगेंस्ट है, तो काफ़ी पीड़ा फील होती है। उसी प्रकार से पिता को महसूस होता है, क्योंकि उसने अपने बच्चे का इतना अच्छा पालन पोषण किया, वो सारी चीज़ उसको उपलब्ध कराई है जिसकी उसको ज़रूरत थी एक अच्छा इंसान बनने के लिए। फिर भी वो जो बच्चा अपने पिता के अगेंस्ट जाता है, उसकी थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट ही होता है। येट फिर भी वॉट ही लव्स, यहाँ ही यूज़ किया है उसके बच्चे के लिए। स्टूडेंट्स जो फादर है, उसका जो पुत्र है, उसके लिए यूज़ किया गया है ही को। येट फिर भी वॉट ही लव्स, जिस चीज़ को वह पसंद करता है, कौन उसका पुत्र पसंद करता है। आई कैन नॉट शेयर, मैं शेयर नहीं कर सकता। और जो चीज़ मुझे पसंद है, मुझे मतलब फादर को पसंद है, वो उसका पुत्र शेयर करना चाहता नहीं है। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइम स्कीम पर, जैसे मैंने कि फर्स्ट में आपसे डिस्कस किया कि राइम स्कीम पर क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार उसको आपको आंसर देना है। तो इसमें देखिएगा, अब इसमें 6 लाइन्स हैं। 1 ये कपलेट हो गया, सेकंड कपलेट ये हो गया और थर्ड कपलेट ये हो गया। जिसमें मैंने आपसे कहा कि ये फर्स्ट जो लाइन है इसको हम मेंशन नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये इमेजिनरी लाइन है स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा आपको समझाने के लिए। तो इसमें 6 लाइन्स हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि 3 कपलेट्स हो गया, और एक कपलेट में स्टूडेंट्स 2 लाइन्स होती हैं, तो 2 + 2 + 2 6 लाइन्स हो गया। अब इसका राइम स्कीम देखिएगा, अब यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड का साउंड वे है। अब वे जैसा साउंड कहाँ पर है स्टूडेंट्स, देखिए एयर, वेयर, एयर और शेयर, तीनों का साउंड मैच करता है, तो ये भी ए से इंडिकेट होगा, ये भी ए से इंडिकेट होगा, ये भी ए से इंडिकेट होगा। अब देखिए सेकंड को माइन, अभी इससे डिफरेंट साउंड है तो इसको हम ए नहीं लिख सकते, इसको हम बी लिखेंगे। अब अगर कोई डिफरेंट होगा तो उसको सी लिखेंगे, लेकिन माइन, साइन ये भी सेम साउंड है तो इसको भी हम बी से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद डिज़ाइन, माइन, साइन, डिज़ाइन सेम साउंड है तो इसको बी से इंडिकेट करेंगे। तो राइम स्कीम क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ए बी बी, ए बी ए। ऑलराइट, ये राइम स्कीम हमारा हो गया है। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड सीड सिग्निफाई। ये जो शब्द स्टूडेंट्स दिया गया है सीड, ये किसको सिग्निफाई करते हैं, जैसे हमने स्टेज में पढ़ा है। द वर्ड सीड हियर रेफर्स टू ऑल द हार्ड वर्क द फादर, यानी कि वो सारे हार्ड वर्क्स, वो सारे एफर्ट्स द फादर हैड टू डू, जो पिता ने मेहनत की है, टू ब्रिंग अप द चाइल्ड, यानी अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए जितने उसने लाइफ में स्ट्रगल किया है, जो उसने एफर्ट्स लगाए हैं, जो हार्ड वर्क किया है, वो सारे हार्ड वर्क यहाँ पर सीड से सिग्निफाई किए जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट लैंड डज द स्पीकर स्पीक ऑफ, यानी किस भूमि की बात जो है, स्पीकर यहाँ किसको इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, फादर को, यानी कि फादर किस लैंड की बात करता है अपनी बातों में। आंसर देखिए, द चाइल्ड्स माइंड, यानी बच्चे के माइंड की, इज द लैंड, यानी कि बच्चे के माइंड को उसने लैंड कहा है, इनटू विच, जिसमें द फादर हैड ट्राइड, पिता ने कोशिश की थी, यानी पिता ने कोशिश की थी, टू सो बोने की द सीड्स, बीज ऑफ हिज थॉट, अपने विचारों के, यानी कि उसने लैंड को कहा स्टूडेंट्स बच्चे का दिमाग, उसके पुत्र का दिमाग, और उस पुत्र के दिमाग में पिता ने बहुत कोशिश की थी अपने विचार डालने की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, व्हाई डू दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वे अजनबियों की तरह बातचीत क्यों करते हैं। आंसर देखिए, बिकॉज दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ एंड थॉट्स, क्योंकि उन दोनों के जिंदगी के अलग अलग रास्ते हैं और अलग अलग उनकी विचारधारा, इसलिए वो स्ट्रेंजर्स की तरह दूसरे से ट्रीट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाई डज द स्पीकर से दिस चाइल्ड नॉट माई चाइल्ड, स्पीकर यानी कि फादर क्यों कहता है कि बच्चा मेरा बच्चा नहीं। आंसर, बिकॉज द चाइल्ड हैज नथिंग कॉमन विद हिम, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बच्चा जो है हैज नथिंग, कुछ नहीं रखता है, कॉमन विद हिम, दोनों के बीच में कोई चीज़ कॉमन रहती नहीं है, इसलिए पिता कहता है कि अब वो मेरा बच्चा नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड हैड ही डिजायर टू डिजाइन, यानी किस प्रकार का बच्चा पिता ने डिज़ायर की थी उसको डिज़ाइन करने की। आंसर देखिएगा, ही हैड डिज़ायर्ड, ही यानी किसको इंडिकेट करता है, फादर को, फादर ने डिज़ायर की थी, इच्छा की थी टू डिज़ाइन करने की चाइल्ड, एक बच्चा, हु शेयर्ड हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो अपनी पसंद और नापसंद अपने पिता के साथ शेयर कर सके, इस प्रकार का बच्चा डिज़ायर करने की, उस प्रकार का बच्चा डिज़ाइन करने की उसकी डिज़ायर थी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली, फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट्स आप इसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी लेंथी वीडियो है, इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट पार्ट में
में 2 स्टेंजास पर डिस्कस हुआ है। अब जो सेकंड वीडियो बनेगी उसमें 2 स्टेंजास पर डिस्कस होगा और कंप्लीट पोइम होने के बाद आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरी तरह से समझ आएगी पोइम। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोइम के नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप इंजॉइंग। बाय गाइज, बेस्ट ऑफ लक।